हे एवरीवन, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज जो हम जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है अगेन 498A और अदर मैट्रिमोनियल इश्यूज में, जो कि एक्चुअल में वाइफ इन्वॉल्व करती है हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को, उनको फंसाने के लिए, उनका मेंटल टॉर्चर करने के लिए, उनका हैरेसमेंट करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। यहाँ पे कुछ भी छोटा मोटा झगड़ा होता है या कुछ भी विवाद होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वाइफ हस्बैंड को तो इन्वॉल्व करती ही करती है केसेस में, साथ ही साथ उसके पूरे परिवार वालों को, यहाँ तक कि उसके दूर दूर के रिश्तेदारों को जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं होता, जो कि दूसरे शहर में रहते हैं या कई बार दूसरे अलग देश में भी रहते हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व करती है ताकि वो लोग भी परेशान हो। हस्बैंड तो परेशान हो ही हो, उसके माता पिता, उसके भाई बहन जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, वो भी कोर्ट आए, डेटों पर आए और परेशान हो। तो ये वाइफ का बेसिकली मोटिव रहता है, इसलिए वो झूठे एलिगेशंस लगा देती हैं, झूठा 498A का केस डाल देती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में हम इस चीज़ की कार्ड देखेंगे, इस चीज़ का सोल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसका हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कि कौन सा पॉइंट कौन से केस में कब और कहाँ काम आ जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारी लीगल वीडियोस की अपडेट्स तुरंत आपके पास पहुँचे। और आपको पता ही है दोस्तों कि हम रोज़ाना ऐसी लीगल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। यहाँ पे दोस्तों इस जजमेंट में दोस्तों ये बेसिकली 498A और अदर मैट्रिमोनियल इश्यूज़ के ऊपर जजमेंट है। अब इस जजमेंट में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हैं जो कि हम एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं दोस्तों, प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपका अगर कोई भी केस चल रहा हो तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। इस केस में दोस्तों वाइफ ने झूठे एलिगेशंस लगाए हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स पर। अब रिलेटिव्स जो बहुत दूर दूर रहते हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है इस केस से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे अर्जी डाली कि भाई इस तरह के केसेस में कुछ इनका सॉल्यूशन दिया जाए कि भाई रिलेटिव्स को इन्वॉल्व ना करे वाइफ, कुछ इस प्रकार की कोई गाइडलाइंस दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी। अब यहाँ पे दोस्तों पहली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 3 मेंबर्स होंगे जिसके, और ये मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन या वाइफ्स ऑफ वर्किंग ऑफिसर या फिर और अन्य कोई सिटीजन जो भी इस काम के लिए उसे उपयुक्त समझे वो उसे अपॉइंट कर सकते हैं। इस फैमिली वेलफेयर कमेटी का ये काम होगा कि वो इस 498A केस को इन्वेस्टिगेट करें कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि हम जानते हैं कि 80 to 90% केसेस 498A के फेक होते हैं, झूठे होते हैं, जो कि वाइफ ट्रैप करने के लिए हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए डालती है। तो यहाँ पर 498A केस जो भी दर्ज हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी को हर साल रिव्यू किया जाए डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के द्वारा। यहाँ पे रिव्यू में ये देखेंगे कि भाई सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर कुछ चेंजेस होने की ज़रूरत है या नहीं है। तो पहली गाइडलाइन ये थी। दूसरी गाइडलाइन ये कि इस कमेटी के मेंबर, कोई भी मेंबर एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे, मतलब कोर्ट उन्हें एज अ विटनेस एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये इसलिए ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, मतलब कि क्योंकि एक्चुअल में वो कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही है 498A का केस, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये सही नहीं लगता कि वो उस केस में, किसी भी केस में विटनेस के तौर पर वो मेंबर्स एज अ विटनेस खड़े हों। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन दोस्तों ये कि अगर वाइफ जो है वो हस्बैंड के रिलेटिव्स को इन्वॉल्व कर रही है केस में, और वो रिलेटिव बहुत दूर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे देश में रहते हैं, तो कोर्ट की डेट्स पर उन रिलेटिव्स को आना अनिवार्य नहीं है, उनका आना फिजिकली कोर्ट में अपीयर होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों वाइफ का ये मोटिव, रिलेटिव्स को परेशान करने का मोटिव यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये गाइडलाइन पता है, अगर आप अपने केस में इसको यूज़ करते हैं तो आप इस भागा दौड़ी से बच सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रिलेटिव बहुत दूर रहते हैं उन्हें कोर्ट में फिजिकली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है इस गाइडलाइन के हिसाब से। इसकी अगली गाइडलाइन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये दी कि जनरली ये होता है कि वाइफ जो है वो मैट्रिमोनियल केसेस तो डालती ही डालती है बहुत सारे, जैसे आपका डाइवोर्स हो गया, 125 CRPC हो गया, 498A हो गया, DV हो गया, और अन्य इसके साथ साथ बहुत सारे एलिगेशंस भी लगा देती हैं। क्रिमिनल केस जिसमें चलता है आपका, जैसे 323, 326 और अन्य बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस वो लगा देती हैं।
अब यहाँ पे हस्बैंड जो है वो एक ही समय पर ये इतने सारे केसेस को फेस करते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस प्लस इतने जो फॉल्स एलिगेशंस लगाए इन सबको एक साथ वो फेस करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी आपका मैट्रिमोनियल इशू चल रहा है, जो भी आपने एलिगेशंस लगाए हैं, इन सबको क्लब किया जाएगा, मतलब इकट्ठा किया जाएगा, एक साथ इन सारी फाइल्स को एक साथ एनालाइज किया जाएगा। मान लीजिए डाइवोर्स और 125 CRPC का केस जो है वो साथ साथ चल रहा है, तो अगर आपका डाइवोर्स के केस की सुनवाई है तो उसमें उस केस के साथ आपकी 125 CRPC मेंटेनेंस की फाइल भी अटैच होगी, उसको कोर्ट साथ में एनालाइज करेगी ताकि ये देखा जा सके कि भाई पूरे केस में चल क्या रहा है। ऐसा भी हो जाता है कई बार दोस्तों की वाइफ ने जो है वो डाइवोर्स के टाइम पर कुछ और कहा, अपनी पिटीशन में कुछ और लिखा, और मेंटेनेंस के टाइम पे मेंटेनेंस मांगने के लिए उसने अपनी पिटीशन में कुछ और लिखा। तो अगर वो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर गए तो यहाँ पे ये पता चलता है कि वाइफ झूठ बोल रही है, या अन्य कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकता है इस तरह का। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी कि इन सारे केसेस को एक साथ क्लब किया जाएगा, इकट्ठे इन सबको एनालाइज किया जाएगा, तभी सही डिसीजन एक्चुअल में लिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ये दी कि अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और उसमें बेल लेने की ज़रूरत है, क्रिमिनल केस में हम सब जानते हैं कि बेल लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है कि आपकी जो बेल की सुनवाई है वो सेम डेट पर होगी और सेम डेट पर ही बेल के लिए ऑर्डर पास होगा किसी भी मैट्रिमोनियल इशू में। तो दोस्तों ये गाइडलाइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो है बेल एप्लीकेशन में ऑर्डर पास होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो अगर आपको ये गाइडलाइन पता है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ये दी कि दो तरह के केसेस होते हैं, एक जो सेटलमेंट जिसमें किया जा सकता है, दूसरा जिसमें सेटलमेंट नहीं किया जा सकता है। जिसमें सेटलमेंट किया जा सकता है हमें सब पता है, जैसे म्यूचुअली डाइवोर्स हो गया, 125 CRPC हो गया, या आपके इस तरह के केस हो गए जिसमें सेटलमेंट हो सकता है। जिसमें सेटलमेंट नहीं हो सकता वो आपके क्रिमिनल केस हो गए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मान लीजिए कोई भी आपका मैट्रिमोनियल इशू चल रहा है, क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं, तो यहाँ अगर सेटलमेंट की बात आती है तो आपके मैट्रिमोनियल केसेस तो सेटल हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपका क्रिमिनल केस जो आपका मैट्रिमोनियल केसेस के साथ जो क्रिमिनल केस चल रहे हैं उसमें भी सेटलमेंट हो सकता है, और ये सेटलमेंट डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कई बार हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों तैयार हैं सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे इस गाइडलाइन को यूज़ करके आप अपने केस को ख़त्म करवा सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि जजमेंट में पास की गई। इस जजमेंट में दोस्तों पार्टीज थी राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस जजमेंट का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको ये जजमेंट देखना हो तो आप वहां जाके उसे देखकर उसे डाउनलोड करके अपनी पिटीशन के साथ लगा सकते हैं, या कोई भी इस जजमेंट में जो गाइडलाइन दी गई है उसे यूज़ कर सकते हैं, क्या पता आपके केस में वो काम आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपकी यूजफुल हो, तो इसे आगे लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक या लीगल जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।